हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, है ना। और हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे मीडियम पे डिपेंड करता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आप सब ने वो चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी, है ना। तो चलिए, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3। आपके जितने भी बैकलॉग्स हैं क्लियर कर लेना, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास के एंड में। कि कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे से 7-8 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उससे पहले वही एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपके नोट्स अच्छे से बन रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, है ना। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप क्यूआर देख रहे हो, ठीक है, ये क्यूआर जो है इसको स्कैन करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पीवाई क्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्कशन होगी, आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है। इसी में आपको एक डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये टेलीग्राम का लिखा हुआ है ये गलत है, कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1, ठीक। कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1 करके आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा। और जो भी अपडेट्स होंगी हमारी, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, कोई अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मेन है आपका डाउट सोल्व। आप वैसे तो यूट्यूब पे भी डाउट डाल सकते हो, जिसको हम अगली क्लास में ले लेंगे, बट आपको चाहिए कि मैं उसका रिप्लाई कर दूँ अच्छे से, आपको समझ आ जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे डाउट ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल का लिंक भी और डाउट चैनल का लिंक भी, डाउट ग्रुप का लिंक भी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो ये क्यूआर कोड जो आपको दिख रहा है इसको स्कैन करो और चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि वाई वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर मोलिक्यूल्स। देखो, ये ना उसी कॉन्सेप्ट से भी हम इसको समझ सकते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है इसके बारे में, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप वाटर पे ही पढ़ते हो, है ना। वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके ही आप पढ़ रहे हो, क्लास 12 की जितनी फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो सब में। अब वाटर में ऐसा क्या है कि वो पोलर सॉल्वेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक सॉल्वेंट है, मतलब बहुत अच्छी से पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें घुल जाते हैं। देखो, अगर एक पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट है, इसमें आपको पता है Na+ होगा और Cl- होता है ना। Na+ होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। अब वाटर में, अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अभी वैक्यूम में है, जैसे ही आप NaCl को पानी में डाल दोगे, जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला, अब पानी में डालने से क्या होगा सर। पानी में डालने से ही होगा। देखो, पानी का जो वाटर है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये कितना है, 80। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन थी, पॉजिटिव नेगेटिव में जो इंटरेक्शन थी, वो अब कितनी हो जाएगी, जितनी पहले थी उससे 80 टाइम्स कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, नाउ इंटरेक्शन डिक्रीजेस। इंटरेक्शन मतलब मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। इंटरेक्शन क्या हो गई, फोर्स कम हो गया, या सिंपली लिखें फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इजी हो गया, ब्रेक करना इजी हो गया, ठीक है। तो आप इजीली स्टर करोगे ना इससे, तो वो स्टर से भी इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। यही कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपने एक चीज पढ़ी थी, दो टर्म्स पढ़ी थी, एक थी लैटिस एनर्जी,
और एक थी हाइड्रेशन एनर्जी। आपने इसी कॉन्सेप्ट को हाइड्रेशन एनर्जी की फॉर्म में पढ़ा हुआ है, मतलब हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। ठीक है। जैसे मुझे अच्छे से याद नहीं है केमिस्ट्री की टर्म में NaCl के बीच में इंटरेक्शन जो होती है, मतलब इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है, आई गेस वो 720 किलो जूल पर मोल। एक मोल NaCl को सेपरेट करने के लिए अगर आप 720 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करा देते हो तो इसमें से Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यह आप केमिस्ट्री टीचर से अपना रेफर कर सकते हैं। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई, अब जैसे ही पानी में डालोगे यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर इसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है तो वो केमिकल सब्सटेंस डिसोल्व हो जाता है। ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब ये मत कहना कि मुझे कैसे पता केमिस्ट्री के बारे में। देखो मैं आपको पहले भी कहता हूँ, साइंस है, साइंस कैसे वर्क करती है, मिल के वर्क करती है। तो आप भी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के पढ़ो, एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ो। क्लियर। तो इसका मतलब पानी में जैसे ही डाला हमने तो उसके बीच की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो गई, वीक हो गई। कितने टाइम्स, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म देखने के लिए नहीं करना, बहुत इजी है, सिर्फ आपको पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए क्या होता है, बाकी सब तो बहुत चुटकियों का खेल है। मान लो एक ये चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इसको हम बोल देते हैं Q1, इसको हम बोल देते हैं Q2, जिसकी पोजीशन है ओरिजिन से R1 और दूसरे वाले की पोजीशन है R2। मतलब ये R2 डिस्टेंस पे है, R2 इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे। क्लियर है इतना, है ना। एक F12, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे F21। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। F12 मतलब सेकंड वाले ने पहले पे कितना फोर्स लगाया। अच्छा, जो ये वेक्टर होगा ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। फाइनल माइनस इनिशियल करके हम इस वेक्टर को निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो हमें क्या निकालना है, फोर्स। अब फोर्स सर वेक्टर है, जब भी तो इसकी वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। वेक्टर है तो जो भी मैं फोर्स लिखूँगा, सपोज करो मैं लिखता हूँ F12, तो F12 का वेक्टर जो होगा उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी, है ना। उसकी एक डायरेक्शन होगी। अब F12 की जो डायरेक्शन है, F12 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, जो भैया R21 की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट है। क्योंकि ये वेक्टर, ध्यान दो, तो दोबारा अगर मैं बनाऊं, मैंने डबल साइडेड एरो का यूज़ कर लिया था। F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये देखो, जब हम इसको R2 माइनस R1 लिख रहे हैं तो F12 की डायरेक्शन ये R2 माइनस R1 की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है। R2 माइनस R1 की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है। अब हमें इसका क्या करना है, एक तो मैग्नीट्यूड लिखना है और एक डायरेक्शन लिखनी है। मैग्नीट्यूड आप सबको पता है कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर आएगा। F12 की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ
R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 की डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ। R2 माइनस R1 कैप अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, वो क्या होगा? किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाला जाता है? वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, मेरे पास डायरेक्शन भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। और जैसे ही ये वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, आपका वेक्टर फॉर्म बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो। F12 कितना आया था? K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, और ये R2 माइनस R1 कैप। फर्दर एक स्टेप और लिख लेते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वेयर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। के Q1 Q2, अच्छा इसकी डायरेक्शन नेगेटिव थी, है ना? इससे क्या थी, ऑपोजिट थी। ऑपोजिट के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। माइनस के Q1 R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, देखो अब जो यहां से आपको अब एक चीज दिक्कत देगी, ये वाली, है ना सर? ये क्या है? देखो वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में आएगा ना। मैग्नीट्यूड पूछोगे तो खाली आप इसका आंसर कर दो। बाकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा, कोई भी वेक्टर आएगा तो वो वेक्टर फॉर्म में तो आएगा। क्लियर हो गया? और सिमिलरली आप अगर F21 निकालोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करते हैं, है ना, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21, जो भी है उसको माइनस कर दो। दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिर्फ अपोजिट हो जाएगी। देखो F21 की डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के सेम आ रही है, अपोजिट नहीं आ रही। तो सेम आ रही है, तो यहाँ पे जब आप F21 लिखोगे माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी, ये प्रूफ, ये आपको प्रूफ देता है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, ये आपको प्रूफ देता है कि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर में ये काम करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ये पूरा का पूरा आपके पास वेक्टर फॉर्म आ चुकी है, और ये पेपर में लिखनी आ जाती है भाई, इसको ध्यान देना। चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। सपोज करो एक चार्ज हम ले लेते हैं Q0, एक चार्ज है Q1 Q2 Q3, चलो तीन चार्जेस हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R1, इनके बीच का डिस्टेंस R2, इनके बीच का डिस्टेंस R3। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं नेट फोर्स, और इसको हम मान लेते हैं नेगेटिव है, नेट फोर्स ऑन Q0। अब जो नेट फोर्स जो होगा, देखो Q1 भी इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, इसको हम दे देते हैं F1। Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, F2 वैसे लगेगा, क्योंकि सबकी लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। और Q3 जो इस पे फोर्स लगाएगा वैसे लगेगा, नेगेटिव साइन के कारण अट्रैक्शन होगा। अब नेट फोर्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। ये जो होगा क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करो और उनको वेक्टर के हिसाब से जोड़ दो। इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करो और उनको वेक्टर के हिसाब से ऐड कर दो। ठीक है, यहां से आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नोट क्या करना है, कैलकुलेट इंडिविजुअल फोर्सेस, calculate individual forces and add them
बाय वेक्टर एडिशन, ऐड देम बाय वेक्टर एडिशन। अच्छा, किसी को अगर वेक्टर में प्रॉब्लम है ना, तो मैं अभी क्लास 11th स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स की, और मैं वहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा वेक्टर से बात करूँगा। वेक्टर और उसके बाद मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, बीच में आपको जो भी देखना है देखते रहना। क्लास 12th आपकी चलती रहेगी, और वेक्टर फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेक्टर आपको आना चाहिए। पूरे की पूरी क्लास 12th वेक्टर पे ही क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? चलो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। सबके डायमेंशन पुट करें तो F का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, ML T-2। चार्ज का क्या होता है, AT, है ना, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। और R का क्या हो जाएगा, L। यही सबके क्या होंगे, डायमेंशन होंगे। तो पुट कर देते हैं। अच्छा, F का नीचे आएगा तो उसको ऊपर ले जाके मैं कैसे लिख सकता हूँ, M-1 L-1 T2, चार्ज का AT, दूसरे चार्ज का भी क्या आएगा, AT, और अपॉन L। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो भाई, T2 और ये T तो हो जाएगा 4, M कितना रहेगा, -1, L कितना रहेगा, 1, A2T4। ये आपकी क्या आ जाएगी, परमिटिविटी की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज द फोर्सेस दैट थ्री चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट ऑन ईच अदर, विच ऑफ द फोर सिचुएशन शोन कैन बी करेक्ट? चार सिचुएशन आपके सामने है, और इनमें से कौन सी ठीक हो सकती है, कौन सी ठीक नहीं हो सकती, चलो चेक कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों अट्रैक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अट्रैक्शन है, तो इनमें से ये ऑपोजिट नेचर के होंगे। हम मान लेते हैं इसको पॉजिटिव, इनके साइंस के बेसिस पे हमने इनको मान लिया। तो एक क्या हो गया, नेगेटिव, एक क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, इसकी लाइन ज्वाइनिंग देखो आप, लाइन ज्वाइनिंग से पता चलेगा ऐसे, ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसका इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है। आई होप अब समझ आ जाएगा आपको, लाइन ज्वाइनिंग वाले तरीके से लाइन ज्वाइनिंग बनाओ। लाइन ज्वाइनिंग पे क्या करते हैं, फोर्सेस लगते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये रिपेल, है ना, रिपल्शन हो रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है और उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव था, तो इसका ये चीज़ गलत आ रही है, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलो, अब इसको देख लेते हैं, इनकी लाइन ज्वाइनिंग बना लो, सबसे इजी। इनकी लाइन ज्वाइनिंग बनाओ। अब किसी को भी मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी ये चीज़ इसके बराबर, तो ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन हो रहा है। ये पॉजिटिव, तो इन दोनों में भी क्या हो रहा है, फिर रिपल्शन हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये चीज़ पॉसिबल है ना, ये चीज़ हमारी पॉसिबल है। इनकी लाइन ज्वाइनिंग बनाएं। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो रही है, ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो मेरा ये भी ठीक है। फोर्थ को देख लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव, तो इसके साथ अट्रैक्शन, तो ये नेगेटिव, और इसके साथ भी अट्रैक्शन, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रही है, ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, गलत, तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन से, इस इलस्ट्रेशन से समझ आ गया होगा कि फोर्सेस कैसे लाइन ज्वाइनिंग पे एक्ट करते हैं। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7, दे repel each other with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart in free space. Calculate the value of each charge. चार्ज की तुम्हें वैल्यू निकालनी है,
कह रहे हैं द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मान लो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7, है ना, दोनों का सम क्या है, 7 है, ठीक है। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, फोर्स दे रखा है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। तो 1 इंटू, इसको मैं ऐसे इधर ही ले आता हूँ और 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। आई होप कैलकुलेशन आपको समझ आई है। 9 × 10⁻⁹, या चलो एक काम करते हैं, पहले स्टेप लिख लेते हैं, डायरेक्ट पे नहीं जाते। 1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू क्यू। एक को अगर मैंने, देखो एक को मैंने Q1 लिया, तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - Q1 अपॉन आर कितना है, 30 × 10⁻⁻²। देखो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अब देखो 1 × 30 × 30 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 7 - Q। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, इसको इसको करके यहाँ पे -2 कर देते हैं, 3 3 और ये 9 यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये इधर कितना बचेगा, 10⁻⁷ इज इक्वल टू Q1 इंटू 7 - Q1। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो चार्जेस की क्या वैल्यू आएगी। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, 7 माइक्रो कूलम्ब है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, 7 माइक्रो कूलम्ब है, इसका मतलब 7 × 10⁻⁻⁶। इस चीज़ का भी ध्यान रखो, ठीक है। अब तो एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल वन इक्वेशन, सोल्व कर लो इसको। सोल्व करके Q की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ से फिर आपके पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ थी, ये बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है आपका, ऑलवेज यूज SI सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट्स को हमेशा SI सिस्टम में रखो। यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो उनको एक सिस्टम में लेके आओ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी था, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता जाऊंगा। Two identical metal sphere are separated by R has force of interaction F. Now an identical neutral conducting sphere is made contact with A and separated, and then same process is made with B. Now again A and B are separated by the distance R. New force will be NF. Find the value of N. Okay. देखो दो आइडेंटिकल, अब ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। आइडेंटिकल है मतलब A B, आइडेंटिकल का मतलब सेम साइज सेम मास, सेम साइज सेम मास। कंडक्शन में क्या होता था, अगर आइडेंटिकल होता तो इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है। इन दोनों के बीच में अभी जो फोर्सेस है उसकी वैल्यू कितनी है, F। नाउ एन आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अब इस पे Q और इस पे हमने Q मान लिया, और इनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है, KQ² बाय R²। इनके बीच में अब ये, अब क्या हुआ कि एक आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर इज मेड कॉन्टेक्ट विद A और B ऐसे R डिस्टेंस पे थे। एक नया आइडेंटिकल स्फीयर आया, इस पे चार्ज था Q1, इस पे न्यूट्रल था मतलब जीरो चार्ज था। इसने इसके साथ क्या किया, कांटेक्ट किया, इसने इसके साथ कांटेक्ट किया, तो A पे अब कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2, दोनों पे आधा आधा हो जाएगा। C पे कितना आ जाएगा, C पे कितना आ जाएगा, Q/2। अब C ने B के साथ, B पे कितना चार्ज था, Q, C ने B के साथ भी क्या करा, कांटेक्ट करा। अब जैसे ही C B के साथ कांटेक्ट करेगा तो इन पे कितना चार्ज हो जाएगा, अब B पे
और सी पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा, Q प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू, और यही चार्ज सी पे भी आ जाएगा, Q प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3Q/4, और ये भी कितना आ गया 3Q/4। अब कह रहे हैं कि ए और बी को अब दोबारा से, अब ए पे कितना चार्ज है Q/2, बी पे कितना चार्ज है 3Q/4, इन दोनों को आर डिस्टेंस पे रखा, लेकिन अब ए पे चार्ज है Q/2, बी पे चार्ज है 3Q/4, ए बी। अब इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, के Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये कितना आया 3K Q² बाय 8R², 3K Q² बाय 8R²। बताओ, ठीक है। अब ये था हमारा एफ डैश, ये कितना था हमारा एफ डैश। क्लियर, क्लियर है। अब एन की वैल्यू निकाल लो, ये तुम्हारा क्या है एन, ठीक है। ये चीज़ तो क्या होगी एफ होगी ना, देखो एफ डैश इज इक्वल टू 3/8 K Q² बाय R²। इस चीज़ को मैं लिख लूँगा एफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू 3/8 एफ। तो एन की वैल्यू कितनी आई, ये चीज़ तुम्हारी क्या बन जाएगी एन बन जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 3/8, एन की वैल्यू कितनी आएगी 3/8। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको संभाल लेना। चलो जी, ए चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसको मैं अगली क्लास में लूँगा। मैं आपके लिए बेसिकली होमवर्क ज़्यादा लेके आया हूँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है उसमें होमवर्क आपके लिए ज़्यादा है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम आर इज एफ, force between them when placed in a medium of dielectric constant of this and this part will be। ठीक है, चलो, दो पॉइंट चार्जेस हैं। देखो, अगर आपके पास एक डाउट आना चाहिए था, सर आपने पीछे ना, पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों पे चार्ज क्यों क्यों लिया है ना, आइडेंटिकल थे, सेम चार्ज मानो, जब भी आप सोल्व कर पाओगे। ये हमारा थोड़ा सा अजम्पशन रहेगा, कहीं पे इन्होंने ये चीज़ नहीं बोली हुई थी कि सर चार्ज आपको सेम लेना है, कोई वर्ड आपको ये चीज़ नहीं बता रहा है। अगर आप इनिशियली Q1 Q2 लेके चलोगे चार्जेस को, तो आप ये सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ अज्यूम्ड है, ठीक है। एक चीज़ ये मान के चलना, आपके दिमाग में ये डाउट आया होगा, जिसके में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ोगे तो आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट प्लेस्ड इन वैक्यूम दिस। अब यहाँ पे भी चार्ज के बारे में कोई बात नहीं है, तो Q, तो यहाँ पे भी Q, R डिस्टेंस पे है, इनके बीच में F है फोर्स, K Q²/R²। अब इसको क्या कर दिया, एक मीडियम में डिप कर दिया। मीडियम में तो डिप करा ही है, साथ ही साथ इनके बीच के डिस्टेंस को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। ये R/5 हो गया, और ये एक क्या है मीडियम है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 5। पहली चीज, अब चलो इसके बीच में फोर्स अगर मैं लिखता, अभी मीडियम को हटाओ, अगर मीडियम मेरा एयर ही होता तो मेरा फोर्स क्या आता, के Q²/R/5 का होल स्क्वायर, मतलब 25 K Q²/R²। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मीडियम है डाइलेक्ट्रिक का, ये फोर्स F/K टाइम्स हो जाएगा। इसको मैं F/5 कर दें, तो 25 K Q² बाय R² डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5 K Q² बाय R²। तो अब ये कितना हो गया, पहले इस चीज़ की वैल्यू क्या है F है, तो अगर मैं इसको F डैश मानता हूँ, तो F डैश इज इक्वल टू 5F।
यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5। और ये आपका जेई का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर का 2022-23, पता नहीं कुछ ऐसा ही है, देख लेना आप जाके। तो बहुत आसानी से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, जो हमने पढ़े हुए हैं थ्योरी में। कॉन्सेप्ट देखो हमारे वही रहेंगे, बस क्या बात होएगी, क्या बात होएगी, आपकी प्रैक्टिस की बात होएगी, आप कितने तरह के क्वेश्चन लगाते हो। और यहाँ पे मैं आपकी सारी वैरायटी कवर कर दूंगा, आपको बोर्ड्स में ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं हुआ। अब ये एनसीईआरटी अगेन होमवर्क देख भी रहे हो, एनसीईआरटी का होमवर्क है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर है। यहाँ पे तो बना भी दिया है। अब यहाँ पे मैं क्यों नहीं करा रहा ये, चलो मैं इसको करा देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ आपको। दो क्वेश्चन है ये एक्चुअली। अब मैं इसको अपने मेथड से कराऊंगा, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा बेटा उससे वेक्टर का पूरा अलजेब्रा लगा के, अगर पेपर में आता है तो। अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में वेक्टर से करा देता हूँ। चलो, तीन आइडेंटिकल हैं चार्जेस, फिर आपको कैसे पता आइडेंटिकल है, दिया हुआ है Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्या है, Q है। तो यहाँ पे एक Q चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे एक Q चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे एक Q चार्ज प्लेस्ड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड भी L, ये साइड भी L और ये साइड भी L। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q, कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे सेंट्रोइड पे रखा हुआ है, ठीक, प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल शोन इन द फिगर। चलो जी, इसके ऊपर चार्जेस हमें नेट फोर्स बताना है। पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर आपके पास आ जाए और उसके सेंटर पे क्या रखा हो, कोई चार्ज रखा हो, सेंटर पे फोर्स की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, जीरो। सेंटर पे फोर्स हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर 1 मार्क में आता है तो आपको सीधा सीधा आंसर ये देना है। अब अगर ये 2-3 मार्क्स में आता है तो आपको अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। अब इसके ऊपर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, तीनों के तीनों क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ए बी सी। ये भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, एफ ए ऐसे लगेगा, एफ बी ऐसे लगेगा, क्योंकि क्या है भैया, पॉजिटिव चार्जेस है ना। एफ सी ये ऐसे लगेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, चलो बहुत बढ़िया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री। क्या इन फोर्सेस की वैल्यू सेम रहेगी, एफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ सी का मैग्नीट्यूड। अब ये लेंथ अगर आपको क्लास 11 से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये होती है L/√3, जो कितना रहेगा, के क्यू क्यू अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मीन्स 3 के क्यू क्यू बाय एल स्क्वेयर, ये इन तीनों का क्या रहने वाला है, मैग्नीट्यूड रहने वाला है। आप ऐसे ही निकाल लोगे। और निकालने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, तीन हैं, पहले इन दो का करोगे फिर दो का करोगे, ऐसे आपको मल्टीपल स्टेप्स में ये सोल्व करके आना है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ एफ बी सी ये ऐसे आएगा, बिल्कुल 60 डिग्री पे। और ये फिर से बराबर होंगे, दो वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर्स 120 पे हैं तो उनका रिजल्टेंट एफ ही आएगा और वो 60 डिग्री पे आएगा। अब यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एफ नेट ऑन क्यू इज इक्वल टू 0। वैल्यू मैंने चार्ज की यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ट्राइंगल में ये वाली जो लेंथ होती है ये L/√3 होती है, इसको लर्न कर लो, नहीं तो छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि 60-60 का एंगल है तीनों साइड, ये पूरा एंगल 60, तो ये भी 30, ये भी 30, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और निकाल लोगे तो L/√3 आ जाएगी, ठीक है। ये निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, वैल्यू लिख दी है। अब इसी के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको क्या दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, करना क्या है इसमें, कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। किसी चार्ज पे क्या कर दो, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ये आएगा जो भी आएगा, मतलब तो चाहे हटाओ। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर 1.7 देख लेना, एग्जाम्पल 1.6 लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। सेंट्रोइड पे अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा होता, उस पर क्या आ जाता, एफ नेट ज़ीरो आ जाता है ना। ये इस केस में नहीं आएगा बेटा, सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे दो चार्जेस पॉजिटिव हैं, एक चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दो चार्जेस पॉजिटिव हैं, एक चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे सेंट्रोइड पे भी रखोगे तब भी ये नहीं बनेगा, इसको सिमेट्रिकल सिस्टम मत मान लेना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अगर सेंट्रोइड पे देखोगे तो उस पर भी ज़ीरो नहीं आएगा, सिमेट्रिकल सिस्टम नहीं है। तो आई होप आपको इन मज़ा आया होगा। चलो, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।